नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। आज आपके लिए लेकर आए जनरल साइंस का और एक नया सीरीज जो कि रिलेटेड है एनवायरनमेंट से। अगर प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हो जनरल साइंस का और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो। और टारगेट वही करके चलेंगे कि 20 का 100 एक क्वेश्चन के साथ साथ जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। और मैं बोलूंगा आपका जो एनवायरनमेंट है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है टॉप 20, और मैं बोलूंगा 50 से 60% जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है ये वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और नोट करते चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और व्हाट्सएप में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। Which of the following is not a ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है। तो समझ लीजिए आप अगर कहीं कभी नर्सरी गए होंगे, ठीक है, तो वहां पे छोटा सा हाउस होता है जो कि किससे बना हुआ होता है, ग्लास का हाउस होता है। एक ग्लास का हाउस होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो प्लांट्स है, प्लांटेशन हुआ होता है, छोटे छोटे पौधे लगे हुए होते हैं। ये ग्रीन हाउस का काम क्या है, नर्सरी में ग्रीन हाउस का काम ये है, जो भी सनलाइट आएगा, ठीक है, ये जो प्लांट्स यहाँ पे लगे हुए हैं इनको क्या चाहिए, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ करने के लिए। तो जो भी सनलाइट यहाँ से आएगा तो एब्जर्व होगा किसके थ्रू, ग्रीन लाइट के थ्रू। या तो आप बोल सकते हो जो रेडिएशन है अंदर जाएगा लेकिन आउटसाइड नहीं आ पाएगा। ठीक है, ग्लास हाउस की वजह से ये क्या हो जाएगा, जो हीट है इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, हीट यहाँ पे बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो यहाँ प्लांट में जो ग्रोथ चाहिए था वो प्लांट के लिए क्या होगा, ये ग्रोथ का काम करेगा। ठीक है, बट ये ग्रीन हाउस एनवायरमेंट से क्या रिलेटेड है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे नर्सरी में क्या हो रहा था, वो जो ग्रीन हाउस था वो क्या कर रहा था, हीट को ट्रैप करने का काम कर रहा था। वैसे ही सेम अर्थ के ऊपर एक लेयर होता है। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते। और ये जो लेयर होता है, ये लेयर किससे बना हुआ होता है, गैस का बना हुआ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का मतलब ये हीट को ट्रैप करता है। ये जो लेयर है इसका काम क्या है, जो सनलाइट से जो रेडिएशन या तो हीट आता है उसको ट्रैप करना। और ये जो ग्रीन हाउस का लेयर है वो किससे बना हुआ है, गैस से बना हुआ है। ठीक है, और ये कौन कौन सा गैस से बना हुआ है ये भी आपको ध्यान देना। उसमें आएगा CO2, पहले तो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आएगा CH4 जिसको मीथेन भी कहा जाता है, और एक आएगा N2O। ये तीन गैस काफी इंपॉर्टेंट है और इनको ही क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। देखिए, इससे तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा आपका। कौन सा ग्रीन हाउस यहाँ पे बोला है कि नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सा नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, फिर आपका मीथेन भी है। तो हाइड्रोजन है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। बट उसके साथ साथ दो कंडीशन समझ लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, पहला और ये दूसरा। पहला कंडीशन क्या, अगर ये जो लेयर है ये थिनर होगा, थिनर मतलब क्या, पतला होगा। ठीक है, और दूसरा ये कंडीशन क्या है, अगर ये लेयर का थिकनेस बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा। ठीक है, तब क्या क्या कंडीशन इसमें बनेगा। पहले समझ लेते हैं ये वाला कंडीशन, थिनर वाला कंडीशन। या तो सोच लीजिए कम से कम कि ये लेयर सपोज नहीं होता, अर्थ के ऊपर ये लेयर नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे सन से रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, हीट आ रहा है, तो इसका काम क्या है, इसको क्या करना, अर्थ का काम क्या है, अर्थ जो सनलाइट आता है उसमें से अर्थ क्या करता है, कुछ सनलाइट को एब्जर्व कर लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे सनलाइट इस अर्थ के द्वारा एब्जर्व होता है, कुछ सनलाइट जो है एब्जर्व होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो गैस का लेयर का काम क्या होता है, इसको ट्रैप करना, मतलब इसको रिफ्लेक्ट होने नहीं देना। ठीक है, कुछ सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ सनलाइट को ये ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। तो मतलब अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा इसके वजह से। अगर ये लेयर नहीं होता, सपोज ये लेयर नहीं होता, तो क्या होता, ये सारे के सारे जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाते और जो टेम्परेचर होता अर्थ का वो पूरा नेगेटिव में आ जाता। ठीक है, मतलब चारों तरफ क्या होता, बर्फ ही बर्फ होता, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और जहां पे लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता, मतलब ये थीन, ज्यादा से ज्यादा थीन होना भी क्या होगा, डेंजरस होगा। एक एवरेज होना चाहिए। ठीक है, और थिकर होना, ये इसका कंडीशन तो अभी फिलहाल नहीं है, अभी का जो एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं, थीन तो हो नहीं सकता, बाकी कंडीशन आते हैं थिकर में। इसका कंडीशन बहुत होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, समझते हैं कैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है। पहले समझते हैं कि ये जो लेयर है ये थिक कैसे होता है, मतलब मोटा कैसे होता है। समझ, मान लो कि ये थिक लेयर है, ये एक लेयर था, ये दूसरा लेयर हो गया, ये वाला जो लेयर हो गया ज्यादा मोटा हो गया। ये मोटा होता कैसे, तो यहाँ पे कौन कौन सा गैस होता है, वो बोला CO2, CH4 एंड N2। आपको पता होगा डिफॉरेस्टेशन, इसका मेन रीजन सबसे क्या है, डिफॉरेस्टेशन।
ठीक है, मतलब पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा जो काट देते हैं कंस्ट्रक्शन काम के लिए, बिल्डिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उसकी वजह से। अब सोचिए थोड़े यहाँ पे सपोज अर्थ है, यहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है, ट्री लगा हुआ है, फॉरेस्ट है, चारों तरफ फॉरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये फॉरेस्ट या जो ट्री का काम क्या है, CO2 एब्जॉर्ब करता है अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर ये प्लांट ही नहीं रहेगा तो CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर जो डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब ये प्लांट को काट दिया आप, जैसे ज्यादा बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री ये बढ़ने लगा, तो जो CO2 का मात्रा होगा या क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। और कहां से आता है, एक तो हो गया डिफॉरेस्टेशन और एक हो गया व्हीकल्स, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी गाड़ी आप यूज करते हो उससे निकलने वाला धुआं, उसमें भी क्या होता है CO2, ये भी क्या होता है एटमॉस्फेयर में, इसका मात्रा जो CO2 का जो लेवल है ये बढ़ाता है और एक लेयर क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये लेयर क्या हो जाता है, इसका थिकनेस बढ़ने लगता है। अगर मोटा होगा तो क्या यहाँ पे डिफिकल्टीज आएगा, देखिए ज्यादा मोटा अगर ये लेयर बनेगा, ये जो सन से रेडिएशन आता है, ठीक है, ये अंदर तो जाएगा लेकिन बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। जैसे थिन लेयर था, थोड़ा सा कुछ क्या हो रहा था, रेडिएशन कुछ बाहर आ रहा था और कुछ क्या हो रहा था, ट्रैप हो रहा था, लेकिन इसकी वजह से थिक लेयर होने की वजह से क्या होगा, जो सन का रेडिएशन है अंदर तो जाएगा क्योंकि हाई इंटेंसिटी होता है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा भी जो हीट है वो बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। अब थोड़ा सोचिए अगर डेली क्या होगा, यहाँ पे हीट बढ़ेगा, सनलाइट आ रहा है डेली तो हीट बढ़ेगा, यहाँ पे हीट निकल के नहीं जा पाएगा, तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो होगा, ठीक है। तो अगर ग्रो होगा, एवरेज तो सही है, एवरेज होना तो जरूरी है, नहीं चाहिए, जो एनवायरमेंट को नीडेड है एवरेज टेम्परेचर चाहिए। अगर उससे भी ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, ठीक है, जो कि डेंजरस है एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। और इससे क्या क्या लॉस होता है आपको पता होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, आप सीधा सीधा सा ऐसे समझ सकते हो कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे ज्यादा होना, ठीक है। अगर पूछे कि एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, इसको एवरेज टेम्परेचर माना गया, बट आज देखिए आज जो एवरेज टेम्परेचर है उससे ज्यादा 23 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब देखिए एवरेज टेम्परेचर में कितना ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये आजकल का टेम्परेचर हो गया, और भी आगे बढ़ सकता है ड्यू टू क्या, ये जो डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या तो जो भी गैस है, ये गैस बढ़ने का मात्रा जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, लेयर बढ़ेगा, अगर लेयर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर तो पता चल गया, नॉट ए ग्रीन हाउस गैस क्या होगा, हाइड्रोजन। कौन कौन सा होता है, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, या तो चिपको मूवमेंट किससे रिलेट करता है ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे आपको फोटो भी दे दिया हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हो इससे। और पहले आपको आंसर बता दो इसका, चिपको मूवमेंट, चिपको का मतलब क्या होता है पहले जान लो। चिपको का मतलब होता है कि जैसे हिंदी वर्ड होता है चिपको, चिपको का मतलब क्या हुआ, टू हग, मतलब किसको हग करना, किसी से गले मिलना, यही होता है चिपको, ठीक है, उससे यही आंदोलन का नाम दिया गया है, ठीक है, मतलब किससे गले मिलना। वैसे ही चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है, प्लांट कंजर्वेशन से, और ये कहाँ पे ज्यादा फेमस हुआ था, उत्तराखंड में ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी आपको पता होना चाहिए, बता देता हूँ आपको क्या है। देखिए उत्तराखंड में एक बार क्या हुआ, उत्तराखंड में ऐसा ये भी फुल क्षेत्र था कि कभी कभी कौन सा विलेज में ये शुरू हुआ था, कौन सा विलेज में काफी फेमस हुआ था, तो आपको याद रखना है मंडल विलेज, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा विलेज, मंडल विलेज में ये काफी पॉपुलर हुआ था, ठीक है। और इसका काम क्या था, देखिए कुछ एक फॉरेस्ट था, एक ट्री का मतलब ग्रुप था, वहां पे एक गाँव में मंडल विलेज जो यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, जो कुछ क्या होते हैं इंडस्ट्री या तो बिल्डिंग के लिए यहाँ पे बनाने के लिए परमिशन भी मिला था यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट से परमिशन भी मिला था। जब यहाँ पे वुड कटर लेके मतलब मशीन लेके यहाँ पे जो ट्रीज है उनको काटने के लिए, फॉरेस्ट को काटने के लिए यहाँ पे आए कुछ लोग, यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हुआ, जो गांव के लोग थे, ठीक है, और ज्यादा कल यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन ज्यादा किया था, आपको याद रखना वोमेन जो है इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, कहाँ पे, चिपको मूवमेंट में। और यहाँ पे क्या हुआ, जब आने लगे तो यहाँ पे जो देख रहे हो आप फोटो में देख रहे हो, जो प्लांट के चारों तरफ ये क्या घेरे हुए हैं सब, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ट्री को। तो ऐसे एक एक ट्री को क्या किए, जो लोग सिंगल आदमी थे जो क्या किया, उसको हक करने लगे, ट्री को हक करके खड़ा हो गए। तो ये जो वुड कटर जो भी मशीन लेके आए थे यहाँ पे, जो भी लेबर या जो भी पर्सन आए थे उनको काट नहीं पाए, और ये चलता रहा कुछ दिन तक, किसके लिए, प्लांट कंजर्वेशन के लिए। काफी अच्छा उन लोगों से मान लिए थे, मूवमेंट मान लिए थे, ठीक है, नॉन वायलेंट मूवमेंट बोल सकते हो आप। और एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि लीडर कौन था, इसका लीडर कौन था, ठीक है, आपको नाम याद रखना है। इनका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक
ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणन का नाम था, ये लीडर थे। और यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, मंडल विलेज में हुआ था। डेट काफी 1970 या 1973 इसके आसपास हुआ था, ठीक है, डेट तो नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है। चिपको मूवमेंट्स किससे रिलेट करता है, प्लांट कंजर्वेशन से। इसमें क्या हुआ था कि लोगों ने क्या हुआ था, ट्री को जो है हक करके रखा हुआ था, बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, वैसे ही नाम से ही पता चल रहा होगा, टाइगर का जो कंजर्वेशन करने के लिए, टाइगर को सेव करने के लिए, टू सेव टाइगर ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। टाइगर को सेव करने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसको प्रोजेक्ट टाइगर नाम दिया गया था। ये भी कुछ 1973 के आसपास हुआ था, बोल सकते हो इंदिरा गांधी जी के पीरियड में हुआ था, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग क्या है, एनिमल का जो प्रोडक्टिविटी है उनको बढ़ाने के लिए, चाहे मीट पे हो चाहे मिल्क में हो, ठीक है, उसके लिए एनिमल ब्रीडिंग किया जाता है। ये ऑप्शन कुछ लिंक नहीं करता है। ऑपरेशन फ्लड ये लिंक करता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। बस एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इससे, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू डस्ट। जैसे चिपको मूवमेंट किससे रिलेट करता है, प्लांट कंजर्वेशन से, वैसे ही ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेट करता है, आपको पता होना चाहिए, मिल्क से रिलेट करता है। ऑपरेशन फ्लड मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑपरेशन के थ्रू मिल्क का प्रोडक्टिविटी बढ़ाया गया था, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था इंडिया में, उसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। कंपोनेंट ऑफ गैसेस ऑन अर्थ में जो गैस जो है, जो भी गैस है उनका क्या है, कंपोनेंट क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा है, ठीक है, ये पूछता है कभी कभार एग्जाम में। तो जान लीजिए जो एटमॉस्फेयर में गैस का ये होता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, आप बोल सकते हो 78% जो है नाइट्रोजन होता है। फिर आता है ऑक्सीजन 2 नंबर में आता है, जो होता है 21% लगभग, ठीक है। फिर आएगा आर्गन जो कि 0.9% बोल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड फिर आएगा नंबर 4 में 0.03%, ठीक है। वैसे नियन आएगा, फिर और भी गैस है, अनदर गैस है, बट इसका परसेंटेज बहुत ही कम है। आपको पहले के जो 4 है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कभी कभार ये अरेंजमेंट पूछ लेता है, ठीक है, पहले कौन सा है, सेकंड कौन सा है, जिससे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, हमको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। पहले आपको समझना है दो चीज, क्या बायोग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोग्रेडेबल क्या होता है। सही, देखिए बायोग्रेडेबल क्या होता है, बायोग्रेडेबल को आप ऐसे सिंपली समझ सकते हो, व्हिच कैन डिकम्पोज, ठीक है, जो डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हो व्हिच कैन नॉट डिकम्पोज, ठीक है, नेचुरली, व्हिच कैन नॉट डिकम्पोज, यहाँ पे व्हिच कैन डिकम्पोज, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, एग्जांपल क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा एग्जांपल लो, पेपर, या तो हो जाएगा क्या, सूखे पत्ते जो ट्री से आते हैं, ठीक है, पेपर हो गया। जैसे पेपर को अगर बाहर आप फेंक देते हो, ठीक है, वेस्ट के थ्रू फेंक देते हो, तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, सॉइल के अंदर क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा मिट्टी में मिल जाता है, और वो एनवायरमेंट के लिए क्या होता है, डेंजरस नहीं होता है। ऐसे टाइप के जो भी एलिमेंट आएंगे, जो भी पदार्थ आएंगे, वो किसमें जाएंगे, बायोग्रेडेबल, जो डिकम्पोज हो सकता है, मिट्टी के अंदर मिल सकता है, ठीक है। और नॉन बायोग्रेडेबल क्या है, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, ओनली क्या हो सकता है, आप बोल सकते हो रिसाइकिल हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक आपको पता है डिकम्पोज नहीं होता, मिट्टी के अंदर नहीं मिलता है। वैसे डीडीटी भी होगा, मर्क्यूरी होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। सारे के सारे जो है नॉन बायोग्रेडेबल है, डिकम्पोज होते नहीं है या मिट्टी के अंदर नहीं मिलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपको बता दिया, पेपर होगा, फिर आप वेजिटेबल ले सकते हो, ठीक है, सूखे पत्ते, लिप्स हो गया, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे बायोग्रेडेबल। प्लास्टिक आपको पता होगा क्या डेंजरस से कहां से आता है, डीडीटी आपको पूछता है, डीडीटी का कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेता है, आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। क्या होता है, डाइफिनल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, डाइफिनल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। देख सकते हो आप, गूगल करके भी देख सकते हो, ठीक है। मर्क्यूरी कहां से आता है, अच्छा ये डीडीटी जो है ये कहां से आता है, ये होता है पेस्टिसाइड। डीडीटी क्या होता है, पेस्टिसाइड होता है। पेस्टिसाइड मतलब क्या, जैसे क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए खेती करते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए जो इंसेक्ट आता है, ठीक है, इंसेक्ट को भगाने के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड दिया जाता है, ठीक है। पेस्टिसाइड मतलब ऐसा एक क्या केमिकल जिसमें इंसेक्ट क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, या तो नहीं होगा इंसेक्ट, ठीक है। जो पेस्टिसाइड होता है, जो केमिकल से बनाया होता है, वो होता है क्या, डीडीटी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, पेस्टिसाइड होता है, वन टाइप ऑफ पेस्टिसाइड होता है। फिर मर्क्यूरी क्या होता है, कहां से आता है, मर्क्यूरी आपको याद रखना है, ये एक सॉलिड पोल्यूटेंट है, ठीक है, ये एक सॉलिड पोल्यूटेंट है।
ये कहाँ से आता है, ये आता है मेडिकल वेस्ट से, ठीक है, जो मेडिसिन वगैरह हो गया वो अगर वेस्ट होता है मेडिकल वेस्ट से आता है, फायर बर्निंग से आता है, फॉरेस्ट बर्निंग से आता है, कोल बर्निंग से आता है, ठीक है। और मर्क्यूरी से क्या हो सकता है, देखो जो आपका इम्यूनो सिस्टम है, ठीक है, इम्यूनो सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, ठीक है, इम्यूनो सिस्टम मतलब क्या, जो प्रतिरोधक शक्ति होता है बॉडी का वो डाउन कर देता है, ये खराब हो जाता है, ठीक है, ये सिस्टम खराब हो जाते हैं। बाकी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, माउंटेन्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। एग्जाम में देखो कोई भी लेयर दे सकता है, कोई भी लेयर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, चारों का हमको समझ लेना है पहले अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए माउंटेन्स कहाँ पे आता है, समझ लीजिए एटमोस्फियर क्या होता है, एटमोस्फियर किसको बोलते हैं, एटमोस्फियर में क्या होता है, गैसेस होता है, ओनली क्या होता है, गैसेस होता है, गैसेस सराउंडिंग ऑन अर्थ, ठीक है, जो अर्थ का चारों तरफ जो भी गैसेस है उसी लेयर को क्या कहते हैं, एटमोस्फियर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रो से आपको पता चल रहा होगा, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है, ऑल वाटर बॉडीज है, ऐसे लिख सकते हो आप, ऑल वाटर बॉडीज, चाहे कुछ भी हो, लेक हो, क्या हो गया, पॉन्ड हो, ठीक है, सी हो, ओशन हो, जो भी वाटर बॉडीज है वर्ल्ड में वो सारा का सारा किस में आएगा, हाइड्रोस्फीयर में आएगा। वैसे लिथोस्फीयर क्या होता है, जितना भी लैंड एरिया हो गया, ठीक है, या तो बोल सकते हो जो रॉक एरिया हो गया, चाहे माउंटेन हो गया, ठीक है, वाटर बॉडीज को छोड़ के जितना भी लैंड एरिया बचेगा वो किसमें इंक्लूड होगा, लिथोस्फीयर में इंक्लूड होगा, ठीक है। ये गैस का है, पूरा का पूरा गैस का है, गैस से बना हुआ है। ये हाइड्रोस्फीयर मतलब पूरा का पूरा जल से बना हुआ है, वाटर बॉडीज लिथोस्फीयर जो लैंड से बना हुआ है, ठीक है। और ये तीनों को लेकर क्या बनता है, इनको कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। आप ऐसे फिगर से समझ सकते हो, सपोज ये क्या हो गया, ये हो गया एटमोस्फियर हो गया, ठीक है, ये हो गया क्या, हाइड्रोस्फीयर हो गया, और ये हो गया क्या हो गया आपका, लिथोस्फीयर हो गया। और जो मिडिल वाला पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, मिडिल वाला पार्ट देखो तीनों से लेकर बना हुआ होता है, इसी को बोलेंगे क्या, बायोस्फीयर। यहाँ पे बोला है माउंटेन्स किसमें इंक्लूड होगा, माउंटेन्स आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, माउंटेन्स किसमें इंक्लूड होगा, सी लिथोस्फीयर में इंक्लूड होगा, यही आंसर होगा। बाकी आप कुछ भी लेयर आपको पूछते, हाइड्रोस्फीयर कोई वाटर बॉडीज का नाम दे देगा, वो किसमें इंक्लूड होगा, हाइड्रोस्फीयर में। बायोस्फीयर किससे बना हुआ है, तीनों से बना हुआ है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन causes decrease in dissolve hydrogen, dissolve oxygen, dissolve salt, all of the above। ये प्रोसेस को काफी अच्छा से समझना, इनसे घूम फिर के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे एटमॉस्फेयर में या तो लैंड में है, यहाँ पे हमें बचने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और प्लांट को बचने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक है। वैसे ही हम पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, चाहे फिश हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उन्हें भी बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और वहां पे भी जो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको भी क्या चाहिए, CO2 चाहिए। यही प्रोसेस होता है चाहे क्या हाइड्रोस्फीयर में हो या तो बोल सकते हो लिथोस्फीयर में हो, ठीक है, हर जगह। तो ये प्रोसेस को अच्छा से पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। तो यूट्रोफिकेशन क्या है, आप सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हो, यूट्रोफिकेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वाटर रिसीव्स एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और क्या क्या होता है वो, लाइक्स नाइट्रोजन और क्या होगा, फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, या तो नाइट्रेट एंड फॉस्फेट बोल सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये मेन चीज होता है, आपको ध्यान रखना है। पहला चीज यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या होता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है। ये आता कहाँ से, देखिए यहाँ पे जैसे फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग जो खेती में, ठीक है, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है, वही होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है, ठीक है। और वो क्या होगा, रन ऑफ करके या तो बह के कहाँ पे आ जाएगा, कोई भी वाटर एरिया है, पॉन्ड है चाहे लेक है, ठीक है, वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, बोल सकते हो सी वेज के थ्रू, ठीक है, जो पानी हम यूज करते हैं बिल्डिंग में, कहीं इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में जो पानी यूज करते हैं वेस्ट के थ्रू छोड़ देते हैं, वो अगर क्या होगा, ड्रेन होगा किसमें, वाटर बॉडीज में ड्रेन होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कहाँ पे, ये जो वाटर बॉडीज में बढ़ जाता है। बढ़ने के थ्रू क्या होता है, जो प्लांट होता है उनको क्या चाहिए, बढ़ने के लिए तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस चाहिए, बट एक्सेस होना वो क्या होता है, काफी डेंजरस होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। अगर क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस बढ़ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्लांट जो है, यहाँ पे पानी के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीन कलर हो गया, मतलब पूरा का पूरा पानी एक्सेस हो गया है, किसमें, इसको बोलते हैं क्या, algae बोलते हैं, ठीक है, algae पूरा का पूरा पानी के अंदर भर गया है, ठीक है। और यही जो कंडीशन आएगा, इसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना आप, algae ब्लूम, ठीक है, algae ब्लूम कहा जाता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं अगर नहीं दिख रहा है तो, algae ब्लूम कहा जाता है। algae ब्लूम मतलब क्या, कि algae का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा वाटर बॉडीज जो है उसके ऊपर हो जाना, ठीक है, चारों तरफ हो जाना, तो इसको बोलते हैं algae ब्लूम। इससे दिक्कत क्या होता है,
देखिए इस यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पिक्चर में आप देख रहे हो ब्लक्ड सनलाइट, अगर ये देखो पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। जो सनलाइट आता है, ठीक है, सनलाइट जो आता है इसका रेडिएशन यहाँ पे देख रहे हो, सनलाइट क्या हो जाएगा, ब्लक हो जाएगा। मतलब पानी पहले जितना डीप पानी के अंदर जा रहा था सनलाइट, ठीक है, उतना डीप नहीं जाएगा, ऊपर से ऊपर ये थोड़ा सा सनलाइट बस आएगा, ठीक है। तो नीचे कुछ क्या हो गया, एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट है, एनिमल है। अगर नीचे कोई प्लांट है, मान लीजिए नीचे कोई प्लांट है, अगर सनलाइट अंदर तक नहीं आएगा, ये प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, मतलब क्या होगा, ये प्लांट डाई हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। अगर ये प्लांट मर जाता है तो क्या होगा, डीके होगा। डीके होने के लिए फिर क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए। फिर बैक्टीरिया को बचने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, पानी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, देखिए समझिए पहले, यहाँ पे क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। पानी के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब क्या, घुला हुआ ऑक्सीजन। जैसे आप चीनी को पानी में मिक्स करते हो, क्या चीनी कुछ देर के बाद दिखता है, नहीं होता है, पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है। वैसे ऑक्सीजन पानी के अंदर पूरा घुला हुआ है, उसको बोलते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, और ये कुछ मात्रा में पानी में होता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, एनवायरमेंट से ही आता है, एटमोस्फेयर से ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लांट्स है ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, और क्या होगा, O2 रिलीज करेंगे, इसके थ्रू भी आता है ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, चाहे मान लो ये फिश है या कुछ भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, अपना सर्वाइव के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। बट यहाँ पे अगर पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, algae ब्लूम हो जाएगा, ठीक है, algae ब्लूम हो जाएगा यहाँ पे। तो सनलाइट क्या होगा, रिसीव नहीं होगा। अगर रिसीव नहीं होगा, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देंगे, तो ऑक्सीजन क्या होगा, नहीं आएगा। और प्लांट में जितना भी ऑक्सीजन था वो लिमिटेड था, ठीक है। और जो एक्वेटिक एनिमल थे उनको यूज कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और ऑक्सीजन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। तो फिर आप समझ सकते हो, ऑक्सीजन किसी चीज में कम हुआ तो क्या होगा, यहाँ वहां का जो क्या होगा, जो भी प्लांट है या तो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स जो है क्या होना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देंगे, ठीक है, मरना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, लाइफ पॉसिबल नहीं होगा एक्वेटिक एनिमल के लिए, ठीक है। और जब यहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होगा, उसी कंडीशन को बोला जाता है क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्यों बोला जाता है, ऑक्सीजन का डिमांड है यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल को, इसीलिए बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या तो शॉर्टकट में इनको BOD बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 13 में है, पूरा का पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 यही सीरीज का 13 क्वेश्चन नंबर, वहां पे BOD का फुल फॉर्म पूछा है, वहां से लिंक करा सकते हो, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफी तरह का बन सकता है, क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होगा, यूट्रिफिकेशन में पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा algae होगा तो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, algae ब्लूम कहा जाता है, ठीक है, ये होगा दूसरा क्वेश्चन। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए जो आपका यहाँ पे है, यूट्रोफिकेशन में डिक्रीज क्या होता है, आपको पता होगा यहाँ पे डिक्रीज क्या होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जो मात्रा है ये धीरे धीरे क्या होता है, पानी के अंदर घटते हुए जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, BOD क्या होता है, BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन का कमी होना, तो ये क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, जो एक्वेटिक एनिमल को चाहिए ऑक्सीजन, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन इससे काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। 13 नंबर को इससे रिलेट करना, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, व्हिच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो इजी है, बट यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। देखिए मिथाइल सियानेट, मिथाइल आइसोसियानाइड, मिथाइल आइसोसियानेट, अगर आपको आंसर पता भी होगा तो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन भी मैं ऐसे दिया हूँ, फ्रेम किया हूँ कि बाद में आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मिथाइल आइसोसियानेट होगा, ध्यान रखना, ATE नॉट IDE, आइड मिथानाइड आइसोसियानाइड नहीं होगा, आइसोसियानेट होगा, यही आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, आंसर C होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। भोपाल कहाँ पे आपको पता होगा, ठीक है, MP, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट हुआ करता था, 1984 का बात है, और बोल सकते हो 2 और 3 दिसंबर, ठीक है। 2 और 3 क्यों लिखा गया है, क्योंकि रात को 12 बजे के आसपास ये जो क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो इसको 2 और 3 दिसंबर कहा जाता है। ये जो हुआ था 1984 में, यहाँ पे एक प्लांट हुआ करता था। क्या होता है, प्लांट का नाम पूछता है आपको कभी कभार, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये एक प्लांट हुआ करता था।
और इस यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता था प्लांट में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे होता था पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन, ठीक है। पेस्टिसाइड मतलब क्या, अभी बताया था, जो क्या होता है एग्रीकल्चर में इंसेक्ट को भगाने के लिए जो कीटनाशक जिसको बोलते हैं यूज करते हैं, उनको बोला था पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का यहाँ पे प्रोडक्शन होता था, कहाँ पे, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में, ठीक है। बट 1984 में 2 और 3 दिसंबर में यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सीडेंटल बोल सकते हो एक्सीडेंट हुआ, जिसके थ्रू क्या हुआ, यहाँ पे जो गैस यूज होता था, ठीक है, वो गैस क्या हुआ, लीक होना शुरू हुआ, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बोल सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से गैस लीक होना शुरू किया और पूरा का पूरा प्लांट में गैस फैल गया, पूरा का पूरा भोपाल में बोल सकते हो ये गैस फैल गया, ठीक है। और ये ब्लास्ट हो गया था प्लांट जो है, गैस के वजह से क्या हो गया था, पूरा का पूरा प्लांट ये हो गया था, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पे। और ये जो गैस था वो कौन सा गैस था, मिथाइल आइसोसियानेट था, ATE, मिथाइल आइसोसियानेट, ठीक है। और यहाँ पे 20 से 30 हजार लोगों की जान भी गई थी, ठीक है, 20 से 30,000, और कुछ इंजरी भी थे, 5 लाख से ज्यादा इंजरी केस पे आया था, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्ल्ड्स, ठीक है, पूरा का पूरा विश्व का वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर, ठीक है। मतलब दुनिया का इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर जो है, इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट होता है, सबसे बड़ा डाइजेस्टर है वर्ल्ड का, कौन सा, ये भोपाल गैस वाला, ठीक है। याद रखना है आपको बस कौन सा गैस इसमें यूज होता है और कहाँ पे, लोकेशन तो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, भोपाल से आपको याद रखना है। कौन सा प्लांट था, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, क्या प्रोडक्शन हो रहा था, पेस्टिसाइड, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ये नेक्स्ट, global agreement in specific control strategies to reduce release of ozone depleting substance was adopted by, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। और मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के साथ क्योटो प्रोटोकॉल, ये दोनों एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है। बाकी दोनों तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस और वियना कन्वेंशन, ठीक है। पहले आते हैं मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, पहले उससे पहले समझ लेते हैं कि ये ओजोन लेयर डिप्लेटिंग सरफेस क्या है, ओजोन लेयर क्या होता है। ओजोन लेयर में आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर ये सन है मान लीजिए, ठीक है, उससे कुछ रेडिएशन आते हैं, उनसे क्या होता है, यूवी रे भी होता है, अल्ट्रावायोलेट रे जिसको बोलते हैं। और ये इसका रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, कैंसर के लिए, स्किन कैंसर के लिए बोल सकते हो, ठीक है। और अर्थ के ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर का लेयर होता है, उसके ऊपर एक स्ट्रेटोस्फियर का लेयर होता है, उसमें क्या होता है, ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है, एक लेयर पूरा का पूरा पाया जाता है। इसका काम क्या है, लेयर का काम होता है क्या, ये सनलाइट जो यूवी रे आता है, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट करता है हमें, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेयर है धीरे धीरे क्या होता है, यार खराब होते जा रहा है, मतलब थीन होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है, जिसके थ्रू क्या होगा, यूवी रे एंटर कर जाएगा अर्थ में, जो कि काफी डेंजरस है। और ये लेयर खराब हो रहा है या तो थीन हो रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, गैस है, ठीक है। वो गैस कौन सा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या तो बोल सकते हो फेरन, ठीक है। ये सब गैस है जो यूज होता है, आपको बताया था कि AC, रेफ्रिजरेटर, ठंडा होने वाला जो भी डिवाइस है उसमें यूज होता है। तो ये जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये साइन हुआ था। इसके थ्रू क्या मतलब डिसीजन लिया गया था कि जो कंट्रीज है अपने आप क्या करेंगे, CFC का यूज करना कम करेंगे या तो बैन करेंगे। और ये सब गैस जो कि ओजोन लेयर को क्या हो रहा है, मतलब डिप्लेट कर रहा है, खत्म कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्ट्रेटेजी, ये प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है। ये भी वही कितना डेट आप बोल सकते हो, 1987 के आसपास हुआ था, ठीक है। डेट एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, देख लेना आप, थोड़ा सा गूगल कर सकते हो। सीधा सीधा आपको याद रखना है क्या, ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था ओजोन से रिलेटेड, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ओजोन से रिलेटेड जो भी मतलब उसको कंजर्व करने के लिए हुआ था, वो हो गया मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। वैसे ही क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस, अभी बताया था ग्रीन हाउस गैस या तो GHG, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या होता है बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है और क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 गैस की कम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा यूज कम करने के लिए कंट्रीज को ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। 2 क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ओजोन से रिलेटेड क्या होगा, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड क्या होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। वियना कन्वेंशन भी किससे रिलेटेड है, वही ओजोन से रिलेटेड है, बट इतना ये पावरफुल नहीं था कन्वेंशन जैसे मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल था, ठीक है। रियो डी जेनेरियो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बट आपको इंपॉर्टेंट ये दोनों याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। आते हैं नेक्स्ट, व्हिच लेयर इज आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है। जेट एयरक्राफ्ट या तो एरोप्लेन जो है वो उड़ने के लिए कौन सा लेयर मतलब सही है, सुइटेबल है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कितना, देखो पांचों का पांचों जो लेयर है आपको ऑप्शन में दे दिया गया है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज मान लो ये अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये लेयर का शुरुआत होगा, ठीक है, ऐसे करके। और ये क्या होगा, पहला लेयर जो होगा इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है।
फिर दूसरा लेयर होगा क्या, स्ट्राटोस्फीयर, ये वाला लेयर हो गया ट्रोपोस्फीयर, ये हो गया स्ट्राटोस्फीयर। फिर थर्ड लेयर हो जाएगा मेसोस्फीयर, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक लेयर आएगा, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, आयोनोस्फीयर, और इसको थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है, आयोनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर बोल सकते हो। फिर जो लास्ट वाला लेयर आएगा इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये 5 लेयर होता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। और लेयर के बारे में जो भी क्वेश्चन आता है थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर देखिए पहला लेयर ये वाला, ठीक है, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन इससे बनता है, ऑल वेदर एक्टिविटीज, ठीक है। चाहे वो क्या हो गया, यहाँ पे प्लांट है सपोज मान लो, ठीक है, ऑल वेदर एक्टिविटीज मतलब चाहे बारिश हो गया, बिजली कड़कना, बारिश होना, ठीक है, कुछ भी वेदर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है, कौन सा लेयर में होता है, तो आपको आंसर ट्रिक करना है क्या, ट्रोपोस्फीयर में होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड बनता है, रेनफॉल होता है, स्ट्रॉम होता है, बाढ़ आता है, ठीक है, बिजली कड़कता है, सारे के सारे जो वेदर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल पाया जाता है, कौन सा लेयर में, ये वाला आपको बताओ, मैक्सिमम ट्रोपोस्फीयर जो फर्स्ट लेयर है इसमें मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। और ये लेयर इससे कितना दूर तक होता है आप बोल सकते हो, 8 से लेकर 20, 18 या 20 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, 0 से लेकर आप बोल सकते हो 20 किलोमीटर तक, सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हो। बाकी पोल के हिसाब से, इक्वेटर के हिसाब से ये चेंज होता है थोड़ा सा, 0 से 20 पहले समझ सकते हो इसको सीधा सीधा। फिर देखिए दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर, मान लो ये वाला, ठीक है, ये वाला लेयर हो गया स्ट्रेटोस्फीयर। फिर स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंपोर्टेंट क्या होता है, जो यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए, फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, देखिए अभी मैं डिस्कस किया, यहाँ पे क्या होता है, ओजोन लेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया ट्रोपोस्फीयर हो गया इतना, फिर स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ से इतना, यहाँ पे एक लेयर पाया जाता है, ऐसा करके एक लेयर मिलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। और इसका काम क्या है, अभी डिस्कस की कि यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे होता है लेयर। और पहला काम हो गया, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे जेट एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन जो है यहाँ पे उड़ सकता है, यहाँ पे क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होता है, और जो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल क्या होता है, यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है, वाइंड का स्पीड नॉर्मल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जेट एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन वगैरह है यहाँ पे उड़ सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेसोस्फीयर का 2 काम हो गया, ओजोन लेयर एंड जेट एयरक्राफ्ट ये होता है, ठीक है। फिर आयोनोस्फीयर देखो, आयोनोस्फीयर नाम से पता चल रहा है, आयोन मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल होते हैं। सॉरी, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, ये हो गया क्या, ट्रोपोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें मेसोस्फीयर देख लेते हैं। मेसोस्फीयर में आपको इतना याद रखना है बस, ये कोल्डेस्ट लेयर होता है, ठीक है, कोल्डेस्ट लेयर, जितना भी जो 5 लेयर है उसमें सबसे कोल्डेस्ट कौन सा होगा, मेसोस्फीयर होगा, ठीक है, याद रखना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। मेसोस्फीयर के बाद यहाँ पे आएगा ये आयोनोस्फीयर, ठीक है, ध्यान से आप देख लेना, गूगल से पिक्चर सर्च कर लेना, फिर उससे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आयोनोस्फीयर में क्या होता है, मैं बोला ऐसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रेडियो वेव जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ पे, ये अर्थ में देखिए, रेडियो वेव जो होता है ये रिफ्लेक्ट होता है अर्थ में इस लेयर के थ्रू, ठीक है। इसके वजह से अब जो भी रेडियो है या रेडियो में अब जो क्या होता है, सिग्नल आता है 92.8, जो भी रेडियो सुनते हो आप, उसमें जो सिग्नल आता है किसकी वजह से, ये लेयर की वजह से। आयोनोस्फीयर में क्या होता है, जो रेडियो सिग्नल है ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, अर्थ से ये रिफ्लेक्ट होता है रेडियो सिग्नल, तो इसके वजह से, ये लेयर की वजह से ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आप इसका पहला क्वेश्चन, रेडियो सिग्नल किसके वजह से पॉसिबल होता है, आयोनोस्फीयर की वजह से, ध्यान रखना है। फिर आएगा एक्सोस्फीयर, जो बाहर वाला लेयर है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सैटेलाइट पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सबसे ऊपर वाला आउटर लेयर बोल सकते हो इसको, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पे मैं सीरियली दे दिया हूँ, ये पहला लेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां लेयर, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। इसका आंसर होगा नंबर बी। आते हैं नंबर 10, काफी इजी सा क्वेश्चन है, मिनामाता डिजीज आप सुने होंगे, इज ड्यू टू पॉल्यूटेंट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट मर्क्यूरी इन वाटर, ठीक है, मर्क्यूरी जिसको पारद बोला जाता है, इसका जो वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है मर्क्यूरी का, वो अगर वाटर में मिक्स हो जाएगा, वही वाटर को हम क्या करते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू, तो ये वाला डिजीज होता है। मिनामाता डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, मर्क्यूरी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप सिम्टम्स थोड़ा सा जान लो इसके बारे में, बॉडी में वीकनेस आता है, ठीक है, और आपका जो हियरिंग है, सुनने का जो सिस्टम है, या तो विजन देखने का सिस्टम, ये डैमेज होने लगता है, ठीक है, बॉडी में काफी वीकनेस आ जाता है, ये सारा सिम्टम्स है, आपको ये याद रखना है, मिनामाता डिजीज ड्यू टू मर्क्यूरी, बस।
लीड पोल्यूशन में आपका क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है। फिर क्या होता है, किडनी जो है ये डैमेज होने लगता है, ये भी। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन है, इससे थोड़े आते हैं। नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम बैक्टीरिया आर द डैश। ठीक है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, और 11 आपको बताता हूँ, 11 और 16 दोनों काफी रिलेटेड क्वेश्चन है वीडियो सीरीज में। ठीक है, दोनों को रिलेट करके चलना है। पहले समझ लेते हैं 11 और 16 क्वेश्चन से क्या क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। इकोसिस्टम क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है इंटरेक्ट करना अपने आप में, ऐसे बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर। या तो ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशन होगा किसके किसके थ्रू, बायोटिक टू बायोटिक। ठीक है, या तो बायोटिक टू ए बायोटिक। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो इंटर रिलेशन होगा बायोटिक टू बायोटिक या तो बायोटिक टू ए बायोटिक। तो ये बायोटिक क्या है और ए बायोटिक क्या है, इसको समझना है पहले। काफी इजी है। देखिए, बायोटिक क्या होता है, बायोटिक मतलब जो लिविंग थिंग्स होगा, आप एनवायरमेंट में आपका जो सराउंडिंग में देख रहे हो जितना भी लिविंग चीजें है वो बायोटिक के अंदर इंक्लूड होगा, और जितना भी नॉन लिविंग चीज है, ठीक है, वो क्या होगा, एबायोटिक अंदर इंक्लूड होगा। ये सेकंड पिक्चर में आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पिक्चर में अगर पूछा जाए कि इसमें बायोटिक क्या है और क्या होगा एबायोटिक क्या है, आपको पता होगा बायोटिक ये क्या है, रेबिट है, ये होगा बायोटिक। यहाँ पे ये प्लांट है, ये क्या होगा, बायोटिक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पानी के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे लिविंग, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लिविंग बोल के। ठीक है, ये लिविंग है तो ये भी क्या हो जाएगा, बायोटिक। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये आता है इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है कौन सा नहीं है, उसके ऊपर आपको क्या होगा, ऑप्शंस भी दे देगा। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो भी लिविंग चीजें है उसको बायोटिक कहा जाएगा, और नॉन लिविंग, जैसे यहाँ पे देखिए नॉन लिविंग लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे रॉक है, पत्थर है, या तो आप बोल सकते हो एयर। ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉयल, ये सारे सारे के सारे क्या हो गया, ए बायोटिक। ठीक है, नॉन जो लिविंग है नॉन लिविंग है वो ए बायोटिक होगा, जो बायोटिक क्या होगा, लिविंग थिंग्स होगा। ठीक है, इसको पहले समझना है। और इकोसिस्टम का मतलब ही यही होता है कि रिलेशन होना किसके 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 बीच, बायोटिक का बायोटिक में और बायोटिक का ए बायोटिक के साथ रिलेशन होगा। आप देख रहे हो जैसे रिलेशन है कि नहीं बायोटिक और ए बायोटिक में। जैसे यहाँ पे पानी में क्या है, लिविंग थिंग्स है, मतलब ट्री है, ये इसका रिलेशन किसके साथ है, वाटर के साथ है। ठीक है, यहाँ पे इसका रिलेशन, ये ट्री का रिलेशन किसके साथ है, सॉइल के साथ है, मतलब सॉइल क्या हो गया, ए बायोटिक, और यहाँ पे जो ट्री क्या हो गया, बायोटिक। ठीक है, ये दोनों का इंटर रिलेशन, या तो बायोटिक बायोटिक बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे जो रेबिट है क्या खाएगा, ये ग्रास खाएगा। ठीक है, तो ग्रास भी क्या हो गया, बायोटिक, और रेबिट भी क्या हो गया, बायोटिक। मतलब रिलेशन किसका हुआ, बायोटिक टू बायोटिक। मतलब इकोसिस्टम का मतलब यही आता है कि रिलेशन होना, चाहे वो बायोटिक का बायोटिक के बीच में हो या बायोटिक का ए बायोटिक के साथ, इसी को क्या कहा जाएगा, इकोसिस्टम। ठीक है, इसके साथ साथ फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल, इसके बारे में थोड़ा जान लेना है, जो क्वेश्चन आते हैं इससे भी। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल एंड फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, आप यहाँ पे पिक्चर से समझ सकते हो। यहाँ पे जो प्लांट होते हैं इनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, खाना बनते हैं, किसके लिए, जो भी क्या होगा उनके बाद जो आएंगे, चाहे वो क्या होगा, रेबिट है यहाँ पे जैसे। ठीक है, रेबिट किस पे डिपेंड करेगा, प्लांट पे डिपेंड करेगा। ये रेबिट का बस एग्जांपल लिया हूं, ऐसे बहुत सारे जो है क्या ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और जो रेबिट पे डिपेंड करेगा या तो जो इस पे डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, उल्फ है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेबिट में। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर हो जाएगा कौन, प्लांट, और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे। ठीक है, कंज्यूमर बहुत तरीके से हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे उल्फ है, यहाँ पे मैं और एक नाम लिख दिया, सपोज लियोन, इसको लियोन खा लेगा। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कौन हो गया, जो प्लांट। ठीक है, बाकी सारे क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट को। ठीक है, और कंज्यूमर भी आपको ध्यान रखना है, 3 टाइप के होते हैं। क्या, एक हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, और एक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक हो गया टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या, जो हर्बीवोरस कहलाते हैं। हर्बीवोरस मतलब क्या, हर्बीवोर मतलब जो ओनली प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे यहाँ पे रेबिट, या तो जैसे ग्रास को कौन खाता है, जैसे हो गया कोई इंसेक्ट खाया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हो गया, ये हो गया क्या, हर्नीवोरस। वैसे सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, ये इसको क्या कहा जाता है,
कार्निवोर, कार्निवोर मतलब क्या, जो ओनली मीट प्रोडक्ट खाते हैं, फ्लैश जो खाते हैं, जैसे यहाँ पे उल्फ हो गया, लायन हो गया, ये सब क्या हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर टर्सरी कंज्यूमर क्या हो गया, जो ओमनीवरस, जो आप एग्जाम्पल खुद हो, ठीक है, ह्यूमन बींग जो क्या खाता है, प्लांट प्लस एनिमल दोनों खाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या ओमनीवरस। हार्बीवोर्स ओनली ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, कार्निवोर ईट ओनली मीट प्रोडक्ट, ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट एंड मीट प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आएंगे, कंज्यूमर में, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर में कौन आएगा, ट्री आएगा। फिर प्रोड्यूसर को एनर्जी कहां से मिलता है, ध्यान रखना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, सन, सोलर एनर्जी, ठीक है। ये पूरा का पूरा हो गया फूड चेन। जैसे प्लांट पे डिपेंड हुआ कौन, प्लांट को कौन खाया, रेबिट, रेबिट को कौन खाया, वुल्फ, सपोज वुल्फ को कौन खाया, लायन, सपोज ये लास्ट में आ जाता है, लियन को कौन खाएगा, अभी लियन को खाने वाला कौन है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेड हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, उसका जो डेड बॉडी मिट्टी में मिल जाता है, कुछ दिन के बाद मिट्टी में मिल जाता है, किसके वजह से, कुछ माइक्रोब्स के वजह से, और बोल सकते हो कुछ बैक्टीरिया की वजह से। वैसे लायन जब भी डेड करेगा, ठीक है, जो उसका क्या होगा, डेड बॉडी क्या होगा, मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, और किसकी वजह से होता है, माइक्रोब्स की वजह से और बैक्टीरिया की वजह से। यही बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, डीकम्पोजर कहा जाता है, क्योंकि ये डीकम्पोज करने का काम कर रहा है, ठीक है। जो भी डेड बॉडीज है, प्लांट का हो चाहे एनिमल्स का हो, वो मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है, ठीक है, डिकम्पोज कर रहा है, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा, डीकम्पोजर। डिकम्पोज करता कौन है, बैक्टीरिया, ठीक है। इसी से क्वेश्चन था, आप देख सकते हो इन एन इकोसिस्टम बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को कहा जाता है डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में बताई दिया आपको। फिर जानना है ट्रॉफिक लेवल क्या है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल के बारे में थोड़ा जानना है। देखिए जैसे यहाँ पे हो गया, पहला लेवल में हो गया प्लांट, यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, प्लांट के ऊपर डिपेंड कौन कर, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं रेबिट, ठीक है, रेबिट के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, जैसे हो गया कैट, कैट के ऊपर क्या हो जाएगा, सपोज में ले लिया लायन, एक फूड चेन बना दिया ट्रॉफिक लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है, एक लेवल से दूसरा लेवल तक जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। जैसे प्लांट के पास जो भी एनर्जी है, कहाँ से आया प्लांट के पास एनर्जी, फोटोसिंथेसिस से आया, किससे, सन से बना हुआ है, सन के लिए हेल्प, सन और कार्बन डाइऑक्साइड या तो जो वाटर है उससे थ्रू मिला है जो उसको, सपोज इसको मान लेते हैं इसके पास 10,000 यूनिट एनर्जी है, ऐसे मान लेते हैं कि इसके पास 10,000 यूनिट एनर्जी। अगर प्लांट को कोई रेबिट खाता है, ठीक है, तो इसके पास कितना एनर्जी आएगा, 10,000 से ये आएगा 1,000, मतलब कितना हुआ, 10% एनर्जी आएगा। फिर सपोज कोई रेबिट को कैट खाया, तो रेबिट के पास कितना एनर्जी आएगा, उसका 10% ले लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 यूनिट एनर्जी यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे 10% आया। सपोज मान लो कैट को कोई लायन खा रहा है, ठीक है, तो इसके पास कितना एनर्जी आएगा, फिर से 10%, 10% मतलब कितना, 100 का 10% कितना हो गया, 10, ठीक है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, 10%। तो देखिए प्लांट से हुआ यहाँ से 10%, फिर यहाँ से 10%, तो यहाँ पे 10%, और ये फिक्स है, ऐसा नहीं कि ये चेंज होता है, 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है लेवल के थ्रू, ठीक है, और ये इसी को बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल। और ये 10% जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उनको देने वाला, ये जो डिस्कवर किए थे कि 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, कौन सा साइंटिस्ट दिए थे, तो आपको याद रखना है, आर लिंडेमन, इनका नाम क्या है, आर लिंडेमन। क्या दिए थे, 10% लॉ, इसको बोला जाता है 10% लॉ गिवन बाय, ऐसे बोल सकते हो 10% लॉ गिवन बाय आर लिंडेमन, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है आपको, और एनर्जी ट्रांसफर को ऐसे रिप्रेजेंट करना, इसको ही क्या बोला जाता है, फूड पिरामिड भी बोला जाता है, ठीक है, फूड पिरामिड भी बोला जाता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होता है, देखिए जैसे प्लांट के पास, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी आपको ये चीज कंफ्यूज हो सकता है कि जो रेबिट है यहाँ से 10% एनर्जी मिला आपको, 1000 यूनिट हुआ, फिर रेबिट से क्या हुआ, लियोन में गया 10%, बाकी 90% जो एनर्जी है वो कहाँ जाता है, ठीक है। सपोज रेबिट है जिसको मिला 1000 यूनिट एनर्जी, 10% तो गया किसके पास, जो भी उसको खाया, चाहे कैट हो लायन है उसके पास। बाकी 90% एनर्जी का क्या हुआ, जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज है, जैसे रेबिट क्या करेगा, उछलेगा, कूदेगा, जंप करेगा, सपोज लिख दे रहा हूँ, उसका लाइफ का जो सर्वाइव करने के लिए उसका जो बॉडी का जितना भी एक्टिविटीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्टिविटीज है, या तो रनिंग करने के लिए जो भी एक्टिविटीज अपना काम करता है रेबिट, उसमें ये 90% एनर्जी क्या करता है, यूज करता है। बाकी जो 10% है ये कहा जाता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जंप होता है। आपको याद रखना है, पहला 10% लॉ किसके द्वारा कौन दिए थे, आर लिंडेमन, ठीक है। फिर इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा लेवल में होता है, प्रोड्यूसर लेवल में होता है। बाकी आपको क्वेश्चन बता ही दिया कि ट्रॉपिक लेवल क्या है और इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि एसिड रन,
इज कॉज्ड ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एटमोस्फियर बाय डैश। ठीक है, एसिड रेन जो होता है, ठीक है, वो किसका पोल्यूशन से होता है? जैसे यहाँ पे ऑप्शन भी आप देख रहे हो, नाइट्रोजनियस ऑक्साइड, एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या तो आर्सेनिक। ठीक है, पहले इसको इमेज भी दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ पहले समझ लेते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे ऑप्शन में। देखिए पहले जो क्या होता है, एसिड रेन मतलब क्या? बारिश होना। रेनफॉल पता होगा आपको, नॉर्मली रेनफॉल जो होता है या तो प्रिसिपिटेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, बारिश होना। बारिश के साथ क्या होना, जो भी पानी है यहाँ पे वाटर क्लाउड में जो वाटर डिपॉजिट होता है उसका नेचर क्या हो जाना? एसिडिक हो जाना। अगर एसिडिक होगा तो क्या होगा उसका नेचर? अगर एसिडिक हो गया तो ये एक्वेटिक एनिमल्स में चाहे या तो जो भी लैंड एनिमल यहाँ पे है या तो वेजिटेशन के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर ये काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है। और आपको पता होगा जो फेमस मोन्यूमेंट्स है या तो जैसे कि हो गया क्या, ताजमहल ले लो एग्जांपल। ठीक है, ताजमहल क्या हो गया? एक मोन्यूमेंट्स, फेमस मोन्यूमेंट्स हो गया। ठीक है, और काफी सारे बिल्डिंग्स है जिसका जो दीवार है जो क्या हो रहा है, क्रैक होने लग रहा है अब वो किसके वजह से? एसिड रेन की वजह से। ठीक है, ये खराब होने लग रहा है, जो पुराना मोन्यूमेंट्स वो भी खराब होने लग रहा है। और क्या डैमेज कर रहा है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो भी लेक है या तो वाटर बॉडी से उसका पानी कैसे हो जा रहा है? एसिडिक हो जा रहा है। ठीक है, अगर एसिडिक होगा तो उसमें जो भी मतलब लिविंग बींग्स है, वाटर एक्वेटिक एनिमल्स है, उनका क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और प्लांट में आप देख सकते हो, प्लांट अगर किसी प्लांट के ऊपर आप एसिड डालोगे तो क्या होगा? प्लांट भी क्या होगा? वेजिटेशन नहीं होगा वहां पे, प्लांट भी मर जाएगा। ठीक है, तो एसिड रेन से ये सारा इफेक्ट होता है। और फिर समझना है कि एसिड रेन होता क्या है और क्यों होता है। ये डिपोजिट एसिड यहाँ पे जो होता है कैसे होता है? ठीक है, देखिए ये दो रीजन की वजह से होता है मेनली। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या है, कार का सिंबल दिया हुआ है। कार से क्या निकल रहा है? कार से धुआं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे देख रहे हो इंडस्ट्री है। ठीक है, इंडस्ट्री से क्या निकल रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है। इसके साथ साथ क्या? सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एसिड रेन के लिए कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल है? ठीक है, पहला आपको ध्यान रखना है, एक हो गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सिंगल ऑक्सीजन है, इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं। फिर आपको पता होगा जैसे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ठीक है, H2O बोल सकते हो। ठीक है, वाटर होता है, तो वही सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है इसको। ठीक है, वैसे ही NO, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? HNO3, मतलब क्या? नाइट्रिक एसिड। काफी खतरनाक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्लाउड के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है। ठीक है, फिर जब बारिश होता है तो इसका जो फॉर्म होता है, जो नेचर होता है, जो वाटर का क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, जो कि काफी डेंजरस इफेक्ट डालता है एनवायरमेंट पर। फिर आपको थोड़ा सा फोकस करना है किसके बारे में? पीएच के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच जो होता है आपको पता होगा, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, बताया था आपको केमिस्ट्री के क्लास में भी, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका पीएच जो होता है 7 होता है। ये प्योर होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा, आपको ये भी बताया था कि जो सी वाटर है, ठीक है, उसका पीएच कितना होता है? 8 के आसपास, 8 के आसपास होता है। फिर जो नॉर्मल रेनफॉल होता है, नॉर्मल जो बारिश होता है, उसका पीएच होता है 5.6 के आसपास। ठीक है, ये एवरेज एक है 5.6 के आसपास। बट एसिड रेन, अगर ये एसिड रेनफॉल हो रहा है तो उसका पीएच कितना होगा? 4 से 4.5 के बीच में। ये ध्यान रखना, ये एसिडिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। 5.6 नॉर्मल में होता है, उससे ये कम हुआ, मतलब क्या? एसिडिटी बढ़ गया है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होता है उसका पीएच वैल्यू। रीजन क्या है? इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल्स। फिर आपको देखिए क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन सा गैस होगा? एक तो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सही है। एमोनिया तो होगा नहीं, आर्सेनिक नहीं होगा। फिर देखिए नाइट्रोजनियस ऑक्साइड में सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी आएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आएगा, नाइट्रॉस ऑक्साइड भी आएगा। लेकिन यह भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्यूरेट नहीं बता सकते तो कौन सा। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट आपको लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड होने का, तो ये भी हो सकता है आंसर, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि एक्यूरेट ये है। आता है नेक्स्ट, बीओडी के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। नंबर 6 का जो क्वेश्चन था क्या था? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन से ये रिलेट करता है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको। जो भी वाटर बॉडीज है, यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, एल्गी ब्लूम होगा। एल्गी ब्लूम होने के बाद ये जो सनलाइट है ये रिस्ट्रिक्ट होगा, यहाँ तक आ नहीं सके। तो फिर यहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर, क्या होता है? डिजोल्व ऑक्सीजन होता है। ये यूज करना शुरू करेंगे जो एक्वेटिक एनिमल्स, बाद में ये डिजोल्व ऑक्सीजन का क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, तो फिर ये जो कंडीशन है तो उसको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले ही आपको बता चुका हूँ,
तो आते हैं नेक्स्ट 14 पर, करेक्ट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 में ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके थे, उससे ही रिलेट है। तो पहले क्या आएगा, प्रोड्यूसर आएगा ही, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो ट्री हो गया, ग्रास हो गया, ठीक है, जो प्लांट हो गए प्रोड्यूसर हो गए। फिर उनको खाने वाले जो हो गए, ये क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, ठीक है। कंज्यूमर में कार्निवोर और हर्बीवोर और ओमनीवोर भी आ जाएगा। फिर आएगा डीकम्पोजर, डीकम्पोजर में कौन हो गए, बैक्टीरिया हो गए। तो ये होगा सीरीज, पहले प्रोड्यूसर, फिर क्या होगा कंज्यूमर, फिर होगा क्या डीकम्पोजर। फिर कंज्यूमर में भी आपको ध्यान रखना है, पहले क्या होगा हर्बीवोर्स जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, मतलब शाकाहारी जिसको बोलते हैं। फिर होगा कार्निवोर जो मीट प्रोडक्ट खाते हैं, जो मांसाहारी बोला जाता है, ठीक है। तो पहले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर में पहले हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर आ जाएगा डीकम्पोजर। सही आंसर होगा बी, ठीक है। बता ही दिया था पहले आपको, एनर्जी फ्लो, ट्रॉफिक लेवल सारा डिस्कस किए थे। फिर आते हैं नंबर 15 पर, हाउ डज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ओजोन लेयर से आपको पहले याद करना है कि कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, अभी डिस्कस किए थे कि कौन सा हुआ था, मॉनिट्रल प्रोटोकॉल, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस के क्या लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। देखिए इसको तो डिस्कस किए थे, फिर से थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लेयर होता है, मैं बताया था, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ओजोन लेयर, ठीक है। और इसका काम क्या है, जो सनलाइट आता है, सनलाइट के साथ साथ यूवी रेडिएशन आता है अर्थ में, ठीक है। यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ओजोन लेयर। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है ओजोन गैस, ठीक है। फिर आते हैं कि यहाँ पे ये क्या होता है, कैसे रोकता है इसको, ये जो लेयर है यूवी रेडिएशन को कैसे रोकता है, ठीक है। और ये लेयर बनता कैसे, देखिए जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर सनलाइट आया, ठीक है। सनलाइट के थ्रू ये क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा किसमें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, कुछ ऑक्सीजन का एटम होंगे, मतलब फिर ऑक्सीजन जो है 2 मॉलिक्यूल है, फिर कहीं पे ऑक्सीजन है, क्या होगा, एटम होगा, उसके साथ मिक्स हो गई, ये क्या होगा, O3 होगा, ओजोन का फॉर्मेशन होगा, जो कि लेयर बनाते जाएगा। ऐसा नहीं कि लेयर बनते जाएगा, ये जो O3 है, फिर भी ये O3 क्या होगा, फिर से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, फिर से ये क्या होगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस यहाँ पे लगातार चलते रहता है, एक साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है, जिसके थ्रू ये लेयर बना हुआ होता है, ठीक है। और उसका काम क्या है, जैसे प्रोटेक्ट करना यूवी रेज से, आप बोल सकते हो ये बाय एब्जॉर्बिंग एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करता है कौन, लेयर, ये जो लेयर है यूवी रे को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ओजोन है, इसमें क्या, किसमें कन्वर्ट करता है, O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, O में कन्वर्ट करता है। ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओजोन जो है ये काफी पॉइजनस गैस है, ठीक है। अगर ये तो स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसे ही है, अगर ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में आ गया, मतलब सरफेस में आ गया, अर्थ का सरफेस में आ गया, तो ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये पॉइजनस गैस है। एनिमल एंड प्लांट लाइफ के ऊपर ये डेंजरस साबित हो सकता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पहले ही डिस्कस किए हैं, एबायोटिक मतलब क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और बायोटिक मतलब क्या, लिविंग थिंग्स। आप ही बताइए यहाँ पे बायोटिक कौन सा होगा, एबायोटिक कौन सा है, एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, मतलब नॉन लिविंग कौन सा है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या है, लिविंग्स है। प्लांट्स क्या है, लिविंग्स है। बैक्टीरिया भी लिविंग्स होते हैं। तो वाटर हो गया क्या, एबायोटिक कंपोनेंट। आपको पिक्चर के साथ समझा भी दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में। आते हैं, व्हिच पोल्यूशन कॉजेज जॉन्डिस। जॉन्डिस के लिए, ये बीमारी है, पता होगा जॉन्डिस, तो इसके लिए कौन सा, मतलब पोल्यूशन की वजह से ये डिजीज होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जिसका क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन। अगर क्या होगा, पानी का जो ये क्या होगा, नेचर खराब हो जाएगा, ठीक है, तो ये जॉन्डिस होता है। सिम्टम्स आपको पता ही होगा, यहाँ पे क्या होता है, जो स्किन हो गया, चाहे आई हो गया, ठीक है, चाहे यूरिन हो गया, इसका कलर क्या हो जाता है, येलोइश, ठीक है। येलोइश कलर जो बॉडी में दिखाई देता है, तब पता चलता है कि जॉन्डिस का सिम्टम्स है और जॉन्डिस हुआ है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेट करता हुआ क्या है, जो येलो कलर होता है, ठीक है, ये जो येलो कलर होता है बॉडी में, या तो स्किन में या तो आई में, ये किसके वजह से होता है, बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं बिलिरुबिन। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलिरुबिन पिगमेंट के वजह से, ठीक है, ये जो बॉडी का कलर, या तो स्किन का कलर या तो आई का कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। बिलिरुबिन पिगमेंट क्या होता है, ये इसको बोला जाता है एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी। जो रेड ब्लड सेल होता है, वो अगर डेड कर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पे बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और एक क्वेश्चन है, जो एनवायरमेंट ऑब्जर्व डन, क्या होगा, चारों को चारों जो डेट है आपको याद रखना है, चारों को चारों एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है, ठीक है। आपको पता होगा, इजी सा क्वेश्चन है, एनवायरमेंट डे कब होता है, 5 जून को होता है। इसका भी मैं लिख देता हूँ, 16 सितंबर को क्या होता है, ओजोन डे, ठीक है, ओजोन डे। 22 मई को क्या होता है बताइए, 22 मई को होता है बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे।
22 अप्रैल अभी अभी जस्ट क्रॉस हुआ, आपको पता होगा, अर्थ डे। ठीक है, ये 4 को 4 आपको याद रखना है। ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ओजोन लेयर जो डिप्लेट होते जा रहा है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायो मतलब क्या, लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब क्या, डिफरेंट स्पेसीज, मतलब लिविंग में भी क्या आ जाएगा, प्लांट प्लस एनिमल। प्लांट और एनिमल का जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट और एनिमल का कुछ डिफरेंट स्पेसीज का पाया जाना, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, ये हो गया। फिर इसका कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मई को। ठीक है, वैसे 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए रिसेंट से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, सपोज ये अर्थ डे हो गया 22 अप्रैल, बता दे आपको, इससे ये पूछ सकता है कि 2019 हो गया या तो 2020 हो गया, अर्थ डे का जो थीम था वो क्या था। ठीक है, आपको याद रखना है, अभी अभी जस्ट क्रॉस हुआ है अप्रैल में, या 2020 में जो इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है, क्लाइमेट एक्शन इसका थीम था किसका, अर्थ डे का। और 19 का आपको पता होगा प्रोटेक्ट आवर स्पेसिस, प्रोटेक्ट आवर स्पेसिस, ये था थीम किसका, अर्थ डे का। फिर आते हैं, देखिए 22 में ये क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी डे बता दिया। चलो आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो इसका क्या थीम था। ठीक है, 2019 का, अभी 20 तो नहीं आया है 22 में, तो फिर 19 का क्या थीम है। फिर आते हैं 16 सितंबर। 16 सितंबर क्या हो गया, ओजोन डे। ठीक है, इसका थीम जो था 2019 का, 20 का तो अभी फिलहाल नहीं आया है। 19 का क्या थीम था, 32 ईयर्स एंड हीलिंग। ठीक है, 32 ईयर्स हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या, रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, फिर आता है एनवायरमेंट डे में। एनवायरमेंट डे में देखिए थीम क्या था, थीम के साथ और एक ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, 2018 वाला जो एनवायरमेंट डे का जो प्रोग्राम है वो कौन रेगुलेट किया था, मतलब इंडिया बोल सकते हैं, यहाँ पे इंडिया इसको हैंडल किया था। ठीक है, इसका जो थीम था शायद बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, ये थीम था इसका। और 2019 का जो थीम था क्या होगा, एयर पोल्यूशन डिक्रीज, ऐसे कुछ थीम था। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेना, एयर पोल्यूशन डिक्रीज, ये 2019 का थीम था। अगर 2018 का होस्ट करने वाला कंट्री कौन है, तो इंडिया होगा। 2019 का तो चाइना ही किया था, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट आता है 19 में, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। मैं आपको ये पहले से बता लेता था, ट्रॉपिक लेवल क्या है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है। एग्जांपल भी देते हैं, जैसे प्रोड्यूसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मान लो रेबिट है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, मानो कैट है, यहाँ पे क्या होगा, लियोन है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्या है 1000 यूनिट है, यहाँ पे क्या जाएगा 100 यूनिट जाएगा, यहाँ पे 10 यूनिट, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है ये कितना परसेंट होता है, ये बोला गया, तो 10% होता है। ठीक है, कौन दिया था इसको, ये भी बोला था आपको, आर लिंडेमैन नाम का जो साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो दिए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, 20 Which of the following areas in India is a hotspot biodiversity? बायोडाइवर्सिटी क्या है, बता दिया आपको। बायो मतलब क्या, लिविंग। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब क्या, डिफरेंट स्पेसीज का पाया जाना। हॉटस्पॉट मतलब क्या, जो बायोडाइवर्सिटी क्या है ऐसे कंडीशन में जिसको कंजर्वेशन की नीड है। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ यहाँ पे स्पेसीज हो जो क्या हो, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उनको नीड है क्या, कंजर्वेशन की, तो उसको बोलेंगे हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी। अगर ये मान लो क्या है, ये इंडिया, सपोज ये इंडिया का मैप, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, ये वाला रीजन क्या हो गया, वेस्टर्न घाट, और ये वाला जो रीजन हो गया ये ईस्टर्न घाट। ज्यादा से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी ये वाला रीजन में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये मेथड पता होना चाहिए। कंजर्वेशन का 2 मेथड होता है। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक हो गया इन सीतु बोलते हैं। ठीक है, और एक हो गया क्या, एक्स सीतु। ठीक है, इन सीतु में क्या इंक्लूड हो जाता है आपका, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारा इंक्लूड होता है इन सितु में। एक्स सितु में आपका हो गया जो भी बोटनिकल गार्डन हो गया, आप जू देख रहे हो, जो भी हो गया, ये सारा इंक्लूड होता है इसमें। सुंदरवन से एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये मर्सी एरिया होता है, दलदली एरिया होता है, कौन सा वृक्ष या ट्री पाया जाता है यहाँ पे, सुंदरी नाम का एक वृक्ष मिलता है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन है। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्या मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, क्या मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट देखिए, आप जो पीडीएफ अगर लिंक चाहते हो इसका रिवाइज करने के लिए, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल में। नमस्कार, जय हिंद।